गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की टीचर और आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है शब्द विचार। तो बच्चों, इससे पहले हमने वर्ण विचार किया, अब आ जाइए शब्द विचार। तो शब्द विचार शब्द से आप क्या समझते हैं, बताइए शब्द क्या होते हैं। तो बच्चों बताइए, क्या जानते हैं आप शब्द के बारे में। शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। अब शब्द कई प्रकार से शब्दों को बनाया गया है, ठीक है। शब्दकोश जिस तरह से बनता है अलग अलग आधार पर, वो सभी प्रकार हम इस पाठ में जानेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। अध्याय नंबर 3, शब्द विचार। पाठ में हम सीखेंगे शब्दों का वर्गीकरण, बनावट के आधार पर शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार अलग अलग से हम इस पाठ में जानेंगे। सबसे पहले आइए शब्द किसे कहते हैं, देखिए पढ़िए बच्चों। प्रा प्लस ची प्राची, तू प्लस र प्लस जा क्या हुआ सूरज, ता प्लस ख प्लस बा अखब, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर वर्ण भी है और एक तरफ वर्णों को मिलाकर लिखा गया है। तो वर्णों को शब्द क्या बनते हैं, वर्णों से बनते हैं। वर्णों के मिलने पर जो बनता है वो शब्द कहलाता है, समझिए। देखिए बच्चों, यहाँ वर्ण समूह है, समूह से मिलकर बना प्राची। सूरज का अर्थ है जबकि तखब का कोई अर्थ नहीं है। तो बच्चों एक चीज और ध्यान रखिए, शब्द वही जिसका कोई अर्थ हो। तो इस बात से समझिए, देखो वर्णों से मिलकर बनते हैं शब्द, लेकिन शब्द ऐसे नहीं कि जिनका अर्थ नहीं है। शब्द वो तभी कहलाएंगे जिसका कोई अर्थ हो, जैसे प्राची, सूरज और तखब। प्राची और सूरज का अर्थ, तखब का कोई अर्थ नहीं है, तो ये शब्द नहीं है, ये शब्द है और प्राची भी शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वर्णों के सार्थक अर्थात अर्थवान समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ बन रहा है, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ है, वही आपका शब्द कहलाता है, ठीक है। यानी वर्णों का सार्थक मेल जिसका कोई अर्थ है वही शब्द कहलाता है। ऐसा नहीं कि आपने बिना अर्थ का कोई वर्णों से कोई समूह बना दिया, उसका अर्थ नहीं, वो शब्द नहीं। अब आ जाइए शब्दों का वर्गीकरण। बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। देखो, बनावट के आधार पर शब्दों के जो तीन प्रकार होते हैं, क्या, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। ऋण शब्द क्या होते हैं, देखो ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तोड़ने पर, खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वो शब्द कहलाते हैं ऋण शब्द। क्या कहलाते हैं, ऋण शब्द, ठीक। जैसे देखिए पानी, चित्र, मकान। अब पानी, चित्र, मकान को तोड़ेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हाँ देखिए यौगिक शब्द, यौगिक शब्द का अर्थ है जुड़ा हुआ, दो शब्दों से मिलकर बनता है। यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ, ठीक है, योग से बना शब्द। तो इसमें तोड़ने पर सार्थक शब्द दो शब्द निकल आएंगे, उनका अपना अर्थ होता है। जब किसी ऋण शब्द में कोई सार्थक शब्द या शब्द खंड जुड़ जाता है तो इस प्रकार बना शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। आप इतना ध्यान रखिए, यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है, ठीक है। जैसे देखिए लाल और किला, दो शब्द हैं, बना लाल किला। लाल किला यौगिक शब्द हो गया, ठीक है। ऐसे माखन चोर, दो शब्द से मिलकर एक शब्द बना माखन चोर, तो माखन चोर आपका यौगिक शब्द कहलाएगा। आगे आ जाइए, अब आ जाइए योग ऋण शब्द। देखो बच्चों, योग ऋण शब्द में योग यानी जुड़ा हुआ, ऋण भी आ रहा है, तो यहाँ का अर्थ है, यहाँ पर क्या है, दो शब्द मिलते तो हैं, एक नया शब्द बनाते, लेकिन वो अपना अर्थ ना देकर, शाब्दिक अर्थ ना देकर अन्य किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करे। जैसे देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हों, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए योग ऋण शब्द है चार पाई, चार पैरों वाली यानी खाट। लंबोदर, बड़ा उदर वाला यानी गणेश, ठीक है। पीतांबर, पीले वस्त्र वाला यानी श्री कृष्ण।
चारपाई, लंबोदर, लंबा उदर जिसे कहते हैं, पीत अंबर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, दो शब्दों से मिलकर यौगिक शब्द तो बना है, लेकिन इनका वास्तविक अर्थ ना होकर विशेष अर्थ की ओर आपका योग ऋण शब्द करता है। कौन? योग ऋण शब्द एक विशेष अर्थ की ओर लेकर जाता है, ना कि अपना लिखित शाब्दिक अर्थ की ओर। तो समझ में आ गया? समझ में आया बच्चों? हमने शब्दों का वर्गीकरण बनावट के आधार पर ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द तीनों समझे। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाइए। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हमारे कई शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द चलिए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यानी जन्म के आधार पर। ठीक है, तो इस तरह से उत्पत्ति का अर्थ है जन्म। इस आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि अमुक शब्द का मूल स्रोत क्या है, अर्थात वे भाषा में कहां से आया है, यानी कि उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, कहां से आया है। इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। सबसे पहले तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत से लिए गए हिंदी में आए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में भाषा के मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे पुष्प, चंद्र, ग्रह, कर्ण आदि। एक बात समझिए, तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत के शब्द सीधे सीधे ले लिए गए बिना परिवर्तन के, वो कहलाते हैं तत्सम। जैसे देखिए पुष्प, चंद्र, ग्रह, कर्ण। अब आ जाइए तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ बदलाव के साथ प्रयोग में लिए गए। देखो बच्चों, तत्सम और तद्भव दोनों ही संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन तत्सम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसको सीधा सीधा हिंदी में प्रयोग लिया गया है उसका। तद्भव में थोड़ा परिवर्तन हेर फेर करके उसे हिंदी में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हस्त को देखो, हस्त आपका संस्कृत है, लेकिन उसमें परिवर्तित रूप जो है हाथ। आम्र आपका संस्कृत है, आम आपका क्या है? परिवर्तित रूप है। यानी कि संस्कृत के ही शब्दों में परिवर्तन करके जो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं वो तो होते हैं तद्भव, और संस्कृत के शब्दों को सीधा सीधा प्रयोग हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है वो होते हैं आपके तत्सम। अब आ जाइए देशज शब्द। देशज शब्द देखिए, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है, अपने ही देश की आम बोलचाल में हो गई है, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, गुड़िया, कटोरा, खिचड़ी। तो देखिए शब्द का हम वर्गीकरण कर रहे हैं, तो बच्चों उत्पत्ति के आधार पर अपने देश में भी उत्पत्ति हुई है हिंदी के शब्दों की, तो वो कहलाते हैं देश। अब विदेशी शब्द यानी विदेशों की भाषाओं से लिए गए शब्द। ठीक है, विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे बैंक, बैंक क्या है? अंग्रेजी का शब्द है। ऐसे ही देखिए चम्मच उर्दू का है, मुफ्त फारसी का है। तो अब देखिए हिंदी में भी हमारी हिंदी में कई सारी विदेशी भाषा के शब्द हैं, जो विदेशी भाषा से लिए गए शब्द हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं वो विदेशी। तो बच्चों हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द सीखे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। अब तीसरा आ जाइए अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर दो शब्द होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जो अर्थ के साथ हो, जिन शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए डंडा, दूध, रोटी, ममता। बिल्कुल समझ आ गया। अब आ जाइए ख, निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए डाई, ददू, टीरो, तामम आदि। कोई अर्थ है? समझ आ रहा है क्या है ये? नहीं, यानी जिनका अर्थ नहीं होता वो निरर्थक, जिनका अर्थ होता है सार्थक। तो अर्थ के आधार पर दो हो गए। ठीक है, अब आ जाइए प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर आपके विकारी शब्द, अविकारी शब्द होते हैं। दो प्रकार के शब्द होते हैं। सबसे पहले हम प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द को देखते हैं। देखिए प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी, अविकारी। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है विकारी शब्द कहलाता है। जैसे
घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक के अनुसार उस शब्द में कोई परिवर्तन होता है तो विकार, उसमें विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन, विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है लिंग वचन और कारक के साथ। ठीक है, उनमें उन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर घोड़ा है, घोड़े है, एक वचन घोड़ा, बहुवचन घोड़े। घोड़ा दौड़ रहा है, रहे हैं, रहा है, रहे हैं, शब्द भी परिवर्तित हो गए, एक घोड़े के लिए रहा है, एक से अधिक घोड़े के लिए रहे हैं। तो देखिए शब्दों में परिवर्तन हो गया, विकार आ गया, तो ये रहा, ये शब्द क्या कहलाएंगे आपके विकारी शब्द। ठीक है, रहा रहे शब्दों में परिवर्तन आ गया तो रहा रहे जो है वो क्या है, विकार उत्पन्न करे, विकारी शब्द। ठीक, ऐसे ही देखिए आगे, विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। अब आ जाइए ख, अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते, यानी परिवर्तन ना हो, शब्द में कोई अंतर ना हो, चाहे लिंग आ जाए, वचन आ जाए या कारक आ जाए, वो अविकारी, परिवर्तन हो तो विकारी। ठीक है, यानी परिवर्तन ना हो। इन्हें अव्यय भी कहते हैं, अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। जैसे देखिए, राम धीरे चलता है, रेणु, उदाहरण देखिए, राम धीरे चलता है, रेणु धीरे चलती है। देखो धीरे राम के लिए भी प्रयोग हुआ और रेणु के लिए भी, तो धीरे दोनों में समान रूप से प्रयोग हुआ, धीरे में कोई अंतर नहीं हुआ, तो धीरे शब्द क्या है आपका, अविकारी शब्द है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर राम और रेणु ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। ठीक है, राम पुल्लिंग है और रेणु स्त्रीलिंग है, दोनों के लिंग के आधार पर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, धीरे दोनों के लिए प्रयोग हुआ, तो धीरे आपका क्या है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो चार प्रकार के आपके अविकारी शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये आप आने वाले पार्ट में अच्छे से जानेंगे कि ये सभी शब्द क्या होते हैं, कैसे होते हैं। बाकी आप इतना ध्यान रखिए कि अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आपके क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। तो बच्चों हमने इस पाठ को बहुत अच्छे से जाना, शब्द विचार पर बहुत अच्छे से, शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, और कट तो बच्चों पाठ समाप्त हुआ। हमने इस पाठ में बहुत कुछ सीखा, समझा, जाना। शब्द क्या है, शब्द कैसे बनते हैं, उनकी उत्पत्ति के अलग अलग आधार देखे, के बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, और इस तरह से कई प्रकार से हमने इन शब्दों को जाना और सीखा प्रयोग के आधार पर। ठीक, एक बार दोहरा लीजिए, हमने सीखा दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों को चार आधार पर बांटा गया है। हमने सीखा उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर अलग अलग प्रकार के शब्द हम। तो बच्चों पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।